नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये भाग 4 है। भाग 3 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको इन तीनों पार्टों को यानी तीनों भागों को देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी तीनों पार्टों को एक साथ देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी आपको एक लिंक मिलेगी। उन सभी वीडियो को आप उस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो सभी वीडियो को देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको 30 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, रेट एग्जाम हो, एमपीटेट एग्जाम हो, यूपीटेट हो या फिर अन्य टेट हो, सभी के लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट्स के माध्यम से आपको जरूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का भाग 4 का कि शिक्षण सिद्धांत में निहित क्या है। शिक्षक का व्यवहार है, छात्र का व्यवहार है, शिक्षण का प्रभाव है या फिर ये सभी है। शिक्षण सिद्धांत में आपसे पूछा गया है कि क्या निहित है, तो यहाँ पर शिक्षण सिद्धांत में शिक्षक का व्यवहार भी निहित होता है, छात्र का व्यवहार भी निहित होता है और शिक्षण का प्रभाव भी होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है। वाद विवाद है, तर्क है, चर्चा है या फिर ये सभी है। किशोरों के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सा अवसर है जो किशोरों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, देखिए वाद विवाद भी है, तर्क भी है और चर्चा भी है। ये तीनों ही अवसर किशोरों की आवश्यकता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यहाँ कथन मानसिक विकास का है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या फिर भाषा का विकास है। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ किस प्रकार का कथन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यहाँ कथन मानसिक विकास है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होने वाले विकास को कहते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होने वाले विकास के बारे में पूछा गया है। इसे क्या कहते हैं। वर्तुलाकार विकास कहते हैं, रेखीय विकास कहते हैं, समीप दुर्भिमुख विकास कहते हैं या फिर सिरोपादीय विकास कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होने वाले विकास को समीप दुर्भिमुख विकास कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेख करने वाले शब्दावली कौन सी है। अनुप्रतीकात्मक है, स्कीमा है, प्रतीकात्मक है या फिर अहम केंद्रित है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा स्कीमा। याद रखिएगा, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को जो उल्लेखित करने वाली शब्दावली है वो स्कीमा है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। रुचियां हैं, कार्य है, व्यवहार है या फिर इन सभी को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इन सभी को, यानी कि बालक में जो शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है वो रुचियां भी हैं, कार्य भी हैं और व्यवहार भी हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक का विकास तीव्रगामी होता है। कौन सी अवस्था तक होता है। जन्म से 1 वर्ष तक होता है, जन्म से 2 वर्ष तक होता है, जन्म से 5 वर्ष तक होता है या फिर जन्म से 10 वर्ष तक का होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष तक। याद रखिएगा, जो बालक का विकास तीव्रगामी होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। सहयोग में, संघर्ष में, उत्तेजना के रूप में या फिर डर के रूप में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तेजना के रूप में। याद रखिएगा, जो संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है वो उत्तेजना के रूप में दिखाई देती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के समय में बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है, पतन की ओर पहुंच जाता है। सर्वाधिक, अत्यधिक, समस्याग्रस्त या फिर आसान जीवन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सर्वाधिक। याद रखिएगा, जो किशोरावस्था में समय में बालक का जो मानसिक विकास पहुंच जाता है वो सर्वाधिक पहुंच जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फायड का मत है, वुंट का मत है, या फिर वुंट द्वारा यह मत दिया गया, पियाजे द्वारा मत दिया गया, या फिर वार्प द्वारा यह मत दिया गया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पियाजे। याद रखेगा, पियाजे ने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना के बारे में पूछा गया है कि इसका विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, या फिर वृद्धावस्था में होता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बाल्यावस्था में। याद रखिएगा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है वो बाल्यावस्था में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या फिर चिंतन प्रक्रिया? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा चिंतन प्रक्रिया। चिंतन प्रक्रिया यहाँ जो विशेषता है दोस्तों, ये शैशवावस्था की नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्यालय पूर्व अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है, या फिर उत्तर बाल्यावस्था में होता है? आपको बताना है जो बच्चे का सामाजिक विकास होता है वो वास्तव में कब प्रारंभ होता है? तो वो होता है पूर्व बाल्यावस्था में। याद रखिएगा, जो बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्षा प्रकोमों की उत्पत्ति संबंधित है, ये किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुप्रावस्था से है, मुखी अवस्था से है, गुदी अवस्था से है, या फिर लैंगिक अवस्था से है? तो राइट आंसर होगा जो रक्षा प्रकोमों की उत्पत्ति संबंधित होगी वो सुप्रावस्था से होगी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, दर्पण चित्रण उपकरण संबंधित है, ये किससे संबंधित है? अनुबंधन से है, द्विपार्श्वी स्थानांतरण से है, नकारात्मक स्थानांतरण से है, या फिर अभ्यास व भूल से? यहाँ पर दर्पण चित्रण उपकरण के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा द्विपार्श्वी स्थानांतरण होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। अपरिपक्वता, सहनशीलता, समझ की योग्यता, या फिर आत्मविश्वास? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अपरिपक्वता। याद रखिएगा, जो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं होता है वो अपरिपक्वता नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास का तत्व नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा तत्व नहीं है अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास का? सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव, या फिर उच्च मानसिक क्षमता? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कल्पनाशीलता का अभाव। याद रखिएगा, जो अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास का तत्व नहीं होता है वो कल्पनाशीलता का अभाव नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है? मैं फिर आपको बता देता हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जितने भी प्रश्न हैं उनको आपको सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। निम्न में से भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। विरोधी उद्देश्य, विरोधी इच्छाएं, नैतिक आदर्श, या फिर सफलता? तो साधारण सा प्रश्न है, भग्नाशा के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा सफलता होगा, क्योंकि सफलता भग्नाशा का कारण नहीं होता है। विरोधी उद्देश्य, विरोधी इच्छाएं और नैतिक आदर्श, ये तीनों ही भग्नाशा के कारण होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति कहलाती है? अंतःक्षेपण कहलाती है, तादात्म्यकरण कहलाती है, प्रक्षेपण कहलाती है, या फिर विस्थापन कहलाती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रक्षेपण कहलाती है। याद रखिएगा, दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की जो युक्ति कहलाती है वो प्रक्षेपण कहलाती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
अंगूठा चूसने वाला बच्चा उदाहरण है प्रतिगमन का है, आक्रामकता का है, विस्थापन का है या फिर विनिवर्तन का है। जो बच्चा अंगूठा चूसता है उसके बारे में आपको बताना है कि वह बच्चा किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वो प्रतिगमन का उदाहरण है। याद रखिएगा, जो बच्चा अंगूठा चूसता है वह बच्चा किसका उदाहरण होगा, तो वो प्रतिगमन का उदाहरण होगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण है। यहाँ पर भग्नाशा और मानसिक द्वंद्व दोनों के यहाँ पर आपको कारण बताने हैं। जैविक एवं भौतिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक है या फिर ये सभी है। तो यहाँ पर इन दोनों के कारण के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी, यानी कि भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण जैविक एवं भौतिक भी होता है, संवेगात्मक भी इसका कारण होता है और सामाजिक भी होता है। इन तीनों कारण भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रत्यक्ष समायोजन के बारे में पूछा गया है, कौन सा तरीका है। दमन है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है, प्रतिगमन है या फिर प्रक्षेपण है। इनके बारे में जो पार्ट 3 बनाए हैं या फिर जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो वीडियो बनाए हैं उनमें मैं बात कर चुका हूँ कि कौन से प्रत्यक्ष समायोजन के अंतर्गत आते हैं और कौन से तरीके अप्रत्यक्ष समायोजन के अंतर्गत आते हैं। तो उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये तरीका प्रत्यक्ष समायोजन के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या फिर तटस्थ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहाँ तक मुझे पता है आप सभी ने इस प्रश्न को पढ़ा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो राइट आंसर होगा अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने की जो प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, वो अग्रोन्मुखी निभानी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक वंचना एवं विभेद विद्यार्थियों में जन्म देते हैं। मानसिक अवरोध का देते हैं, कम उपलब्धि का देते हैं, संकट एवं संघर्ष का देते हैं या फिर इन सभी का देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ये मानसिक अवरोध का भी जन्म देते हैं, कम उपलब्धि का भी देते हैं और संकट एवं संघर्ष का भी देते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा लक्षण नहीं है। फिर वही प्रश्न है लेकिन चारों विकल्प अलग है। एक प्रश्न पूछा था मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा लक्षण या फिर कौन सा कारण नहीं है, उसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर 4 विकल्प अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पर कौन सा लक्षण नहीं है मानसिक स्वास्थ्य का, इसके बारे में पूछा गया है। अतिवादिता, संतुलन, आत्मविश्वास या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अतिवादिता। याद रखिएगा, जो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं होगा वो अतिवादिता नहीं होगा। संतुलन और आत्मविश्वास ये दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य के कारण हैं या फिर लक्षण हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है। फ्रांसिस गाल्टन है, अल्फ्रेड बिने है, लेवेंटर है या फिर विलियम स्टर्न है। इनके बारे में मैंने एक वीडियो प्रॉपर्ली तरीके से बनाया है बुद्धि से संबंधित, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो इस पर एक प्रॉपर्ली तरीके से वीडियो बनाया है जो हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। याद रखिएगा, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता माने जाते हैं वो अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। आनुवांशिक प्रभाव, जन्मक्रम, आकांक्षा स्तर या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आनुवांशिक प्रभाव। याद रखिएगा, आनुवांशिक प्रभाव व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, यानी कि स्पीयरमैन द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या फिर बहुतत्व सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, देखिए जो स्पीयरमैन है इन्होंने 2 सिद्धांत दिए हैं बुद्धि के, द्वितत्व का सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत या फिर द्विकारक सिद्धांत आप यहाँ पर कह सकते हैं। और जो स्पीयरमैन है ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। एक तत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा ये अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं
त्रितत्व सिद्धांत या फिर त्रिकारक सिद्धांत व त्रिआयामी सिद्धांत, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, त्रिकारक या फिर त्रितत्व के बारे में पूछे तो वहाँ सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है, और त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये दिया गया है गिलफोर्ड द्वारा, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। एक और पूछा जाता है त्रितंत्र या फिर त्रिचापी सिद्धांत, दोनों या फिर जो तीनों सिद्धांत है वो अलग अलग है। देखिए, त्रितत्व का सिद्धांत, त्रिआयामी का सिद्धांत और त्रितंत्र या फिर त्रिचापी सिद्धांत, ये तीनों ही अलग है। कारक का सिद्धांत पूछे तो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है, त्रिआयामी सिद्धांत पूछे तो ये गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है, और त्रिचापी सिद्धांत के बारे में पूछे तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया है। तीनों जो सिद्धांत हैं वो अलग अलग है, और तीनों ही सिद्धांत की जो प्रतिपादक है वो भी अलग अलग है। तो इसका आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि IQ का समीकरण किसने विकसित किया है? स्टर्न ने, बीने ने, टर्मन ने या फिर स्पीयरमैन ने? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा टर्मन। याद रखिएगा, जो बुद्धिलब्धि का समीकरण विकसित किया था वो टर्मन द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है। क्या कहलाती है? सृजनात्मकता, बुद्धि, नवाचार या फिर समस्या समाधान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ सृजनात्मकता कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। तो यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे आज के शिक्षा मनोविज्ञान के, वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।